नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 9 अगस्त 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पीएमएलए से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी, डिस्कशन बाकी थी, आज सारी कसर पूरी कर देंगे। डिटेल से इस इशू को हम डिस्कस करेंगे, बेसिक्स के साथ में सब कुछ डिस्कस करेंगे, क्या हुआ है, क्या नहीं होना चाहिए था, क्यों गलत है। दूसरे नंबर पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे सी राजा मोहन का, इंडियन एक्सप्रेस का, इंडिया के वेस्टर्न फ्रंट को क्या सीखना चाहिए ईस्टर्न फ्रंट से, यानी पाकिस्तान को क्या सीखना चाहिए बांग्लादेश से। तीसरा आर्टिकल, सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को इकोनॉमी से संबंधित पॉलिसी काफ़ी सोच समझ के बनानी चाहिए। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक अच्छा एग्जाम्पल, सब इंस्पेक्टर है अयोध्या में जिनका नाम है रंजीत यादव। ये वो बच्चे जो बैगिंग करते हैं उनको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क, अपने खाली समय में उनको किताबें और स्टेशनरी भी वितरित करवा रही हैं। आपको पता है, देखो बैगिंग की समस्या हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप शहरों में खास करके देखिए, हर एक ट्रैफिक सिग्नल पर आपको बैगर्स देखने को मिल जाएंगे, खास करके छोटे बच्चे। बहुत बार तो जो क्राइम सिंडिकेट होते हैं ऐसे बच्चों को चुरा के लाते हैं और भीख के धंधे में इन छोटे बच्चों को धकेल दिया जाता है। अब वो बच्चे देखो जिनका बचपन ही भीख मांगते बीता है, जबकि उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए इस समय पर, तो वो बच्चे आगे जाके क्या बनेंगे। मतलब कड़वी बात है लेकिन सच है, ज़्यादातर बच्चे क्राइम की दुनिया में भी एंटर कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो इस प्रकार से उन्हें शिक्षा के रास्ते पर लाके ये सब इंस्पेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की देखो वीडियोस तो वायरल नहीं होती, लेकिन ये लोग सही मतलब सर्विस के प्रति अपनी जो डेडिकेशन है उसके अनुसार काम करते हैं, जिसका हम एथिक्स में एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। चलिए डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के बारे में सुप्रीम कोर्ट की एक अहम जजमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इससे पहले कि हम जजमेंट डिस्कस करना स्टार्ट करें, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ये एक्ट आया था, तो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित थोड़े बहुत जो बेसिक्स है ना, वो हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये पूरा इशू आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, ब्लैक मनी का मतलब ये है या तो वो पैसा जिसे इलीगल एक्टिविटीज़ की सहायता से कमाया गया है, जैसे बैंक लूट कर, रोबरी करके, ड्रग्स बेच के, मतलब जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की सहायता से पैसा कमाया जाता है वो ब्लैक मनी है। या फिर पैसा कमाया तो लीगल एक्टिविटीज़ की सहायता से गया है, लेकिन उस पर टैक्स नहीं दिया गया है, इनकम छुपा ली गई है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर किसी की इनकम है 25 लाख रुपए एक साल में, लेकिन वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को दिखाता है मेरी इनकम है सिर्फ 10 लाख रुपए और उसी के हिसाब से टैक्स भरता है, 15 लाख इनकम छुपा ली गई उस पर्सन के द्वारा, उस पर टैक्स नहीं दिया गया, उसके बारे में रिपोर्टिंग नहीं की गई इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को, तो वो हो गई ब्लैक मनी। समझ गए? एक तो वो पैसा जो इलीगल एक्टिविटीज़ की सहायता से कमाया जाता है, दूसरा पैसा कमाया तो लीगल एक्टिविटीज़ की सहायता से गया है लेकिन उस पर टैक्स नहीं दिया गया है, तो ये मतलब होता है ब्लैक मनी का। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, ब्लैक मनी से नुकसान क्या होता है? मतलब ऐसा क्यों कि विभिन्न देशों की सरकारें ब्लैक मनी से चिंतित होती हैं और ब्लैक मनी पर लगाम लगाने की कोशिश करती हैं? सबसे बड़ा नुकसान जो होता है गवर्नमेंट को वो रेवेन्यू का होता है। ब्लैक मनी मतलब वो पैसा जिस पर टैक्स नहीं दिया गया है। अब देखो, गवर्नमेंट को वो टैक्स प्राप्त हो जाता तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता। टैक्स नहीं प्राप्त हो रहा है मतलब गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। अब गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस होगा तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो मार्केट से उधार लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को, मार्केट से गवर्नमेंट उधार लेगी तो इसका बर्डन इवेंचुअली पड़ता है सिटीजन्स पर ही। काफ़ी बार देखो, लो इनकम के लिए सरकार उधारी लेती है तो हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो भी कर्ज के बोझ तले दबी रहती हैं। नेक्स्ट नुकसान होता है मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स इनइफेक्टिव। अब देखो, आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी की सहायता से, जैसे रेपो रेट को कम करना या फिर इंक्रीज करना। मेन जो मकसद होता है मॉनेटरी पॉलिसी का वो देखो ये होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा करना, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बूस्ट करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करना, ये सब चीज़ें। वैसे अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को सरकार की तरफ से मेन टारगेट दिया हुआ है कि आपको इन्फ्लेशन मेंटेन रखनी है 2% से लेकर 6% के बीच। लेकिन देखो, बताने वाली बात यह है मॉनेटरी पॉलिसी का
जो इफेक्ट होता है वो लेजिटिमेट मनी पे होता है ना, ब्लैक मनी पे नहीं होता है। तो इकोनॉमी में ब्लैक मनी ज़्यादा हो तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट होना बंद हो जाता है। दूसरी चीज़, नेक्स्ट चीज़ है इन्वेस्टमेंट। देखो किसी देश की इकोनॉमी में ब्लैक मनी ज़्यादा होता है तो इन्वेस्टमेंट कम आती है, क्रेडिबिलिटी जो है उस देश की वो रिलेटिवली इरोड हो जाती है। नेशनल सिक्योरिटी नेक्स्ट पॉइंट है। देखो ब्लैक मनी की सहायता से जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उन्हें फंडिंग मिलती है। फॉर एग्जांपल कश्मीर में आतंकवादियों को फंडिंग मिलती है ब्लैक मनी की सहायता से, और ब्लैक मनी से ही फंडिंग मिलती है नक्सलियों को। तो नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया जाता है। इवन इलेक्शंस में भी काफ़ी सारा ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है जिससे इलेक्शंस की जो आउटकम है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो करप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है ब्लैक मनी से। अब रिश्वत जो दी जाती है ऑफिशियल्स को, जो पर्सन रिश्वत देगा वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स में तो नहीं दिखाएगा ना कि मैंने इस ऑफिशियल को इतनी रिश्वत दी, क्योंकि आज के समय में तो रिश्वत देना भी एक अपराध है। तो वो कहाँ से लाएगा? वो ब्लैक मनी ही देगा ऑफिशियल्स को रिश्वत के तौर पर। तो ब्लैक मनी ज़्यादा होती है तो रिश्वतखोरी बढ़ती है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए ब्लैक मनी से इकोनॉमी पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। अभी आप इसमें और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे ब्लैक मनी की वजह से इनइक्वालिटी जो है सोसाइटी में बढ़ती है। मतलब अमीर और ज़्यादा अमीर होता है, गरीब और ज़्यादा गरीब होता है, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती है। ब्लैक मनी की वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन करती है। कुछ लोग ब्लैक मनी जो है वो अपना दूसरे देश में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो अपने देश की इनकम दूसरे देशों में चली जाती है। और इवन एथिकल एंगल, एथिकल डायमेंशन भी आप ऐड कर सकते हो कि ये वैल्यूज़ के अगेंस्ट है टैक्स चोरी करना। टैक्स अगर लेजिटिमेट ढंग से दिया जाए तो ये देश की डेवलपमेंट के काम आता है। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो अगर यूपीएससी में पूछा जाए कि ब्लैक मनी से क्या नुकसान होते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ सरकार की तरफ से किया गया है ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए। बहुत सारे स्टेप्स सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट सत्ता में आई शुरुआत में 2014 में, तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म की गई थी और ऐसा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार किया गया था। गवर्नमेंट ने 2015 में एक बिल पास किया, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स इम्पोजिशन ऑफ टैक्स बिल 2015। मतलब अब ये बिल एक्ट बन चुका है, 2015 में ये बिल पास हो गया था। इसके अलावा टैक्स डिडक्शन एट सोर्स में सरकार रिफॉर्म्स लेके आई। सरकार की कोशिश ये है बजाय इसके कि टैक्स रेट्स को इंक्रीज़ किया जाए, टैक्स बेस को इंक्रीज़ किया जाए। मतलब सिंपल, बजाय इसके कि कुछ ही लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूला जाए, ज़्यादा लोगों से कुछ टैक्स वसूला जाए, ये सरकार की रणनीति है। सरकार ने 2005 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ज्वाइन कर लिया था। कैशलेस इकोनॉमी की तरफ सरकार का ध्यान ज़्यादा है ताकि ट्रांजैक्शंस सरकार की नज़रों में रहें और टैक्स ना बचाया जा सके उन लोगों के द्वारा जो टैक्स चोरी करते हैं। डिमोनेटाइजेशन सरकार ने इंप्लीमेंट किया। स्विट्ज़रलैंड पे प्रेशर लगाया दूसरे देशों के साथ मिलके। अब स्विट्ज़रलैंड जो है वो केस बाय केसेस पर हमसे डिटेल्स शेयर करता है हमारे देश के उन लोगों के अकाउंट्स की जिन पर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को शक है। अब रियल एस्टेट और बड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए पैन कार्ड जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है। दूसरे देशों के साथ सरकार डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन कर रही है। तो ये कुछ मुख्य स्टेप्स हैं जो सरकार ने लिए हैं ब्लैक मनी की समस्या को एड्रेस करने के लिए। इसके अलावा देखो और भी काफ़ी सारे एक्ट्स बने हैं ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, बाद में इसमें अमेंडमेंट भी किया गया था। देखो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, काले धन को सफ़ेद धन में कन्वर्ट करना। सफ़ेद धन मतलब लेजिटिमेट मनी, ब्लैक मनी मतलब इलेजिटिमेट मनी। और ये कैसे किया जाता है? ये वैसे देखो 3 स्टेप्स की सहायता से किया जाता है। सबसे पहले प्लेसमेंट, दूसरे नंबर पर लेयरिंग और तीसरे नंबर पर इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट में क्या होता है? प्लेसमेंट में देखो काले धन को सबसे पहले जमा करवाया जाता है बैंकों में, ये सबसे रिस्की स्टेप होता है। और दूसरे नंबर पे होता है लेयरिंग, मतलब जो काला धन बैंकों में एक बार जमा करवा दिया गया है बाद में उनको इधर से उधर घुमाया जाता है ट्रांजैक्शंस की सहायता से। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में कुछ खरीद लिया, कुछ बेच दिया। मतलब इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती है लेयरिंग में कि बाद में ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि सबसे शुरुआत कहाँ से हुई थी, मतलब पैसा शुरुआत में आया कहाँ से था। और इंटीग्रेशन में तो वो जो ब्लैक मनी था वो वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जिसने भी प्लेसमेंट की थी उस ब्लैक मनी की वो लेजिटिमेट पेपर्स हासिल कर लेता है
डॉक्यूमेंट्स हासिल कर लेता है ये दिखाने के लिए कि मेरा जो पैसा है वो वाइट मनी है, ब्लैक मनी नहीं है, मतलब इंटीग्रेशन जो है ब्लैक मनी का वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में डिस्कस किया और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में थोड़ा सा जाना। इसके अलावा देखो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, विजय माल्या जैसे लोग जो भाग जाते हैं इकोनॉमिक ऑफेंस कमिट करके, उनके लिए है ये एक्ट। नेक्स्ट, चिट फंड्स के लिए सरकार बिल लेके आई। और सबसे लास्ट में बिनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, बिनामी ट्रांजैक्शंस को पकड़ने के लिए और जो कल्प्रिट हैं उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए सजा देने के लिए ये एक्ट था, बिनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। एक्ट तो देखो पहले भी था लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था, तो पुराने 1988 के बिनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट को अमेंड किया गया और अब 27 से इसे इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित बेसिक्स को डिस्कस किया। अब आते हैं हम करंट इशू की तरफ। क्या हुआ है, देखो 2002 का ये जो एक्ट है ना मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित, इसमें बाद में अमेंडमेंट्स भी किए गए थे, वो भी मनी बिल की सहायता से। तो इनके अगेंस्ट ना सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी सारी पिटीशंस फाइल की गई थी कि इस एक्ट के प्रोविजंस काफ़ी सख्त हैं, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। कौन से प्रोविजंस कंट्रोवर्शियल हैं अभी आएंगे और उन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट ने देखो ये बोला कि मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस फेनोमेनन है, इसको टेररिज्म से भी लिंक किया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि जो भी प्रोविजंस है ना पीएमएलए के यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के, वो बिल्कुल ठीक हैं, यानी उनको स्ट्राइक डाउन करने से मना कर दिया। अब देखो उसी के बाद काफ़ी सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को गलत बता रही हैं। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ठीक से उन पिटीशंस को एनालाइज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को करना ये चाहिए था, जो प्रोविजंस इस एक्ट के खराब है ना, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, उनको स्ट्राइक डाउन करना चाहिए था। अब एक एक करके हम उन प्रोविजंस की बात करते हैं। सबसे पहले समन करने से संबंधित प्रोविजन है। पिटिशनर ने अपने आर्गुमेंट में यह कहा कि ईडी के द्वारा ना जो अक्यूज्ड हैं उनको समन किया जाता है, यानी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, और उसके बाद उन्हें धमकी दे दी जाती है कि आप इस स्टेटमेंट पे साइन कीजिए, अदरवाइज हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो जब ईडी ऐसा करती है ना, धमकी देती है अरेस्ट की और बोलती है कि स्टेटमेंट पर साइन कर दीजिए, एक प्रकार से ईडी सिविल कोर्ट की पावर एज्यूम कर लेती है। ये गलत देखो इसलिए भी है क्योंकि संविधान का आर्टिकल 20 क्लास 3 साफ तौर पर यह बोलता है कि किसी भी एक्यूज्ड को मजबूर नहीं किया जा सकता अपने ही खिलाफ विटनेस बनने के लिए, यानी सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट है ये आर्टिकल 20 क्लास 3। बट ईडी जब मजबूर करती है एक्यूज्ड को, तो एक प्रकार से वो मजबूर कर रही है उस एक्यूज्ड को अपने ही खिलाफ विटनेस बनने के लिए। लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला, ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा अपनी इंक्वायरी में जब एक्यूज्ड को बोला जाता है आप स्टेटमेंट पर साइन कीजिए, ये उसकी इंक्वायरी का एक पार्ट है, इसे आप कंपेयर नहीं कर सकते प्रोसिक्यूशन से कि ईडी प्रोसिक्यूट करने के लिए इन्वेस्टिगेट कर रही है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर के उस आर्ग्यूमेंट को नहीं स्वीकार किया कि यह संविधान के अगेंस्ट है, ईडी मजबूर नहीं कर सकती किसी एक्यूज्ड को स्टेटमेंट पर साइन करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो इसे आप कंफ्यूज मत कीजिए, ईडी पूछताछ में ऐसा कर सकती है कि क्राइम की जो प्रोसीड्स हैं, मतलब क्राइम करके जो पैसा कमाया है वो कहाँ पे है, रेलेवेंट फैक्ट्स वेरीफाई करने के लिए ईडी स्टेटमेंट पर साइन करवा सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंट्रोवर्शियल प्रोविजन अरेस्ट से संबंधित है। पिटिशनर्स ने ये आर्गुमेंट दिया, ईडी एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर सकती है इवन उस पर्सन को चार्जेस बताए बिना कि किस चार्जेस के साथ में आपको अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये तो संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, राइट टू ड्यू प्रोसेस के अगेंस्ट है। इवन देखो आर्टिकल 22 में भी साफ तौर पर लिखा गया है किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता
बिना उसको इन्फॉर्म किए कि किन ग्राउंड्स के आधार पर आपको अरेस्ट किया जा रहा है। अब इंटरेस्टिंग है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट ने ना ये बोला कि देखो ईडी को ना ब्लैंकेट पावर्स नहीं है। ईडी जब किसी पर्सन को अरेस्ट करती है ना तो उसे रिटर्न में रीजंस बताने पड़ते हैं कि किस रीजंस के आधार पर ईडी ने उस पर्सन को अरेस्ट किया है। कोर्ट ने यह भी नोट किया, इवन स्पेशल कोर्ट जो होती है ईडी की, वो भी वेरीफाई कर सकती है अपनी डिस्क्रिशन के आधार पर कि एक्यूज जिसको गिरफ्तार किया गया है क्या उसे फर्दर डिटेन करने की आवश्यकता है या फिर नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने तो देखो ये भी कह दिया कि हर एक केस में ईडी को ईसीआईआर की कॉपी देने की आवश्यकता नहीं है एक्यूज्ड को। ईसीआईआर मतलब इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सिर्फ अगर अरेस्ट करते वक्त ग्राउंड्स को डिस्क्लोज कर दिया जाता है अरेस्ट के, वही काफ़ी है। हर एक केस में एक्यूज्ड को ईसीआईआर यानी इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की कॉपी देने की आवश्यकता नहीं है। इस रिपोर्ट में क्या होता है, एक्यूज्ड से संबंधित इंफॉर्मेशन होती है जिसके आधार पर मान लीजिए केस दर्ज किया जा रहा है। अब अगला जो कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है वो बेल से संबंधित है। पिटिशनर ने ये आर्गुमेंट दिया था बेल की दो कंडीशंस हैं। जब पीएमएलए में केस रजिस्टर होता है ना तो दो कंडीशंस पे बेल मिलती है। पहली कंडीशन रीजनेबल ग्राउंड्स हैं कोर्ट के द्वारा, जिस पर यह विश्वास किया जा रहा है कोर्ट के द्वारा कि जिस पर्सन को गिरफ्तार किया गया है उसने वो अपराध नहीं किया है। और दूसरी कंडीशन एक्यूज जो है वो बेल पर जब है तो वो कोई क्राइम कमिट नहीं करेगा, कोई ऑफेंस कमिट नहीं करेगा। तो जब कोर्ट को लगता है दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी बेल दी जा सकती है एक्यूज्ड को। तो पिटिशनर का ये आर्ग्यूमेंट है दोनों कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। मतलब कोर्ट को कैसे लगेगा शुरुआत में ही कि एक्यूज्ड ने अपराध किया नहीं है, तो बेल बहुत मुश्किल से मिल पाती है इन ट्विन कंडीशंस के कारण। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कंट्रोवर्शियल प्रोविजन के जवाब में ये कहा, मनी लॉन्ड्रिंग देखो एक आम अपराध नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इसकी वजह से क्राइम होते हैं। मतलब क्राइम की एक काफ़ी बुरी फॉर्म है मनी लॉन्ड्रिंग। कोर्ट ने यह भी कहा कि डेटरेंस क्रिएट करने की आवश्यकता है, कानून सख्त होना चाहिए ताकि डर पैदा हो अपराधियों में। इवन देखो एंटीसिपेटरी बेल, मतलब जब एक्यूज्ड को लगता है ना कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, अभी वो बाहर है, गिरफ्तार किया नहीं गया है, तो वो पहले से अग्रिम जमानत के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है एंटीसिपेटरी बेल के लिए। इवन देखो एंटीसिपेटरी बेल भी हासिल करनी हो ना तब भी इन्हीं दो कंडीशन से होकर गुजरना होता है एक्यूज्ड को। लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जो अंडर ट्रायल्स है ना वो सेक्शन 436A के तहत में, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 436A है ना, इसके तहत बेल डिमांड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब मान लीजिए किसी एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया गया है ऐसे जुर्म में जिसमें मान लीजिए मैक्सिमम 6 साल की सजा हो सकती है, केस अभी चल रहा है लेकिन उस एक्यूज्ड ने ऑलरेडी 3 साल जेल में बिता दिए हैं, तो फिर मैक्सिमम जितनी सजा पूरी हो सकती है ना, अगर आधी सजा जेल में बिता दी गई है तो फिर वो बोल सकता है कि भैया बेल आप तो दे दीजिए, मैक्सिमम जितनी हो सकती है आधी मैंने बिता ही दी है, केस अभी भी चल रहा है। तो ये प्रोविजन है सेक्शन 436A कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके बाद नेक्स्ट कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है बर्डन ऑफ प्रूफ से संबंधित। पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट ये है कि देखो जब इस केस में एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया जाता है ना, पूरा बोझ एक्यूज्ड के कंधों पर आ जाता है ये साबित करने का कि मैं निर्दोष हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके जवाब में कहा ये जो प्रोविजन है आर्बिट्ररी या फिर अनरीजनेबल नहीं है। एक बार देखो वो मटेरियल कोर्ट में एडमिट कर लिया जाता है कि पर्सन जो है पीएमएलए 2002 के क्राइम में संलिप्त है, तो फिर बर्डन जो है वो एक्यूज्ड के ऊपर ही आएगा उस डाउट को खत्म करने के लिए। लास्ट कंट्रोवर्शियल प्रोविजन प्रॉपर्टी को अटैच करने से संबंधित। पिटिशनर ने देखो ये कहा ईडी के पास पावर है किसी प्रॉपर्टी को अटैच करने की अगर ईडी को लगता है ये प्रॉपर्टी कमाई गई है एज ए प्रोसीड ऑफ क्राइम, यानी क्राइम करके। इवन पिटिशनर ने ये कहा कई बार तो वो प्रॉपर्टीज भी अटैच कर ली जाती हैं जो क्राइम करके नहीं कमाई गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो ईडी इस प्रोविजन को ना मैकेनिकली ना अप्लाई करे, सोच समझ के अप्लाई करे। कोर्ट ने कहा ये जो प्रोविजन है ना एक बैलेंसिंग अरेंजमेंट है एक्यूज्ड के इंटरेस्ट और स्टेट के इंटरेस्ट के बीच में। और बाद में अगर जब देखो एक्यूज्ड को
बरी कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो जो प्रॉपर्टी को अटैच किया गया था फर्दर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और वो जो प्रॉपर्टी है वो वापस मिल जाएगी उस पर्सन को। तो ये सारे कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस हमने डिस्कस किए। इसके बाद देखो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दी गई है ना, इसको क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं। सबसे पहली चीज़, इस जजमेंट में ना जुडिशियल स्टैंडर्ड्स का अभाव देखने को मिलता है। मतलब जिन जुडिशियल स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करना चाहिए ना किसी कानून को रिव्यू करते वक्त, वो स्टैंडर्ड्स नहीं अपनाए गए हैं। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स को डाउन प्ले कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में कहा कि आप पीएमएलए का इंटेंट देखिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक गलती कर दी कि संविधान के जो प्रोविजंस है ना, उनको आप डाउन प्ले नहीं कर सकते एक एक्ट के नाम पर। एक्ट पार्लियामेंट के थ्रू लाया गया था, संविधान में जो प्रोविजन है वो तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने शामिल किए थे ना। नेक्स्ट, ग्लोबल प्लेज पर यानी इंटरनेशनल कमिटमेंट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं जज इस केस में जजमेंट देते वक्त। और देखो एजेंसी के द्वारा जो सिलेक्टिव टारगेटिंग की जाती है, जैसे जो अपोजिशन पार्टीज के लीडर हैं सिर्फ उनको टारगेट किया जाता है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट, सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, ये तो देखो सीधा सीधा संविधान के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट कैसे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को इग्नोर कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो सुप्रीम कोर्ट ना संविधान के आर्टिकल 39 पर रिलाई करती है। डीपीएसपी का आर्टिकल 39 जो है वो ये बोलता है, स्टेट कोशिश करेगा कि वेल्थ को कॉन्सेंट्रेट नहीं होने देगा कुछ ही लोगों के हाथों में, तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए ये एक्ट है। देखो सारी बात ठीक है, लेकिन बाद में 1973 में केशवानंद भारती की जजमेंट आई थी जिसमें कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी दूर की कौड़ी है आर्टिकल 39 का हवाला देना, जिसकी सहायता से कि हाँ इस एक्ट में जो कुछ है सब कुछ ठीक है। ये तो एक प्रकार से ईडी को फ्री हैंड देने के बराबर है। तो ये इस प्रकार से हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के प्रोविजंस को डिटेल से क्रिटिकली एनालाइज किया। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस से संबंधित है। जीएस पेपर 2 में जो टॉपिक है ना, इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस, उस टॉपिक से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो एक तो है इंडिया का वेस्टर्न फ्रंटियर, इस पर इंडिया का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, और ईस्टर्न फ्रंटियर पर बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ। अब आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, मतलब 15 अगस्त को पूरे हो जाएंगे। तो इस मौके पर राइटर ना ये सजेस्ट करते हैं श्री राजा मोहन कि इंडिया के वेस्ट को ना ईस्ट से सीखना चाहिए, यानी वेस्टर्न फ्रंटियर को ईस्टर्न फ्रंटियर से सीखना चाहिए। अब वेस्टर्न फ्रंटियर पर आप क्या देखते हो? इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर आप क्या देखते हो? टेररिज्म, कश्मीर के मुद्दे पर आज भी कन्फ्लिक्ट है, पूरा बॉर्डर जो है मिलिटराइज्ड है, मतलब दोनों देशों की इंडिया और पाकिस्तान की फोर्सेस बॉर्डर पर तैनात है, कनेक्टिविटी बहुत पुअर है, ट्रेड रिलेशंस बहुत पुअर हैं। इसके अलावा इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस भी नहीं चल रही हैं किसी इशू को सोल्व करने को लेकर, यानी बातचीत पूरी तरह से ठप है। एक बार जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि वो इंडिया के साथ 1000 सालों तक वार लड़ेंगे, कुछ लोग कहते हैं 100 साल तक ये वार चलेगा। तो राइटर कहते हैं फिलहाल के हालत को तो देखते हुए यही लगता है कि 100 साल तक ये वार चलेगा ही। 75 साल पूरे हो चुके हैं और आने वाले 25 सालों में भी एज सच इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बांग्लादेश जैसे हो जाएं, संभावना कम है, लेकिन देखने वाली बात होगी। सीखना चाहिए पाकिस्तान को बांग्लादेश से बहुत कुछ कि इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करके कितना फ़ायदा हुआ है। देखो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस भी पहले इतने अच्छे नहीं थे। 2009 में इलेक्शंस हुए, वहाँ पे शेख हसीना सत्ता में आई, तो गोल्डन चैप्टर इंडिया और बांग्लादेश के बीच अच्छे रिलेशंस का तभी स्टार्ट हुआ जब शेख हसीना सत्ता में आई। उस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने पूरी कोशिश की बांग्लादेश के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करने की, जिसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट्स थे ना, जो इंडिया में इंसर्जेंसी फैलाते थे, वो अटैक करके बांग्लादेश में भाग जाते थे। तो अगर नॉर्थ ईस्ट से इंसर्जेंसी को ख़त्म करना है तो बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो कोशिश की गई दोनों तरफ से। जो भी विवाद थे दोनों देशों के बीच में, जैसे देखो बॉर्डर सेटलमेंट, रिवर वाटर शेयरिंग, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म,
मार्केट एक्सेस टू बांग्लादेशी गुड्स एंड कनेक्टिविटी, इन इश्यूज पर बात स्टार्ट हुई। देखो, तीस्ता रिवर को लेके एग्रीमेंट साइन होने ही वाला था, लेकिन 2011 में ऐन मौके पर वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ में बांग्लादेश की विजिट पर जाने से इनकार कर दिया, तो वो एग्रीमेंट साइन नहीं हो सका था। हालांकि देखो, तीस्ता रिवर को लेके तो एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ, लेकिन कुछ दूसरे एग्रीमेंट्स ने इसकी भरपाई कर दी, जैसे सेटलमेंट ऑफ द लैंड बाउंड्री, वो भी काफ़ी दशकों से पेंडिंग था, लेकिन वो एग्रीमेंट भी बिल्कुल फाइनल नहीं हो उसका, क्योंकि बीजेपी उस समय लैंड एग्रीमेंट के अगेंस्ट थी बांग्लादेश के साथ। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह पार्लियामेंट से इस एग्रीमेंट को पास नहीं करवा सके। फिर बीजेपी सत्ता में आती है 2014 में। हालांकि बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए इस बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का विरोध किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी सिग्निफिकेंस को समझा और 2015 में पार्लियामेंट से अप्रूवल दिला दिया लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट को। क्योंकि देखो, फायदा यह भी था कि बीजेपी की सरकारें थी असम में और बीजेपी की जो यूनिट थी बंगाल में, उससे भी सहमति ले ली गई थी। तो ये लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हो गया 2015 में, रिलेशंस और इंप्रूव हुए। इसके बाद फिर 2014 में ही परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का ना एक वर्डिक्ट आया था बंगाल की खाड़ी में मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट को लेके। अब कायदे से देखो, जो ये एग्रीमेंट आया था ना, ये इंडिया के अगेंस्ट था। इस एग्रीमेंट के बाद इंडिया ने काफ़ी मैरीन एरिया खो भी दिया। अगर चाहता तो इंडिया फिर से अपील फाइल कर सकता था। दोनों देशों के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बहुत टाइम बिता सकते थे, लेकिन इंडिया ने बड़ा दिल दिखाया और इंडिया ने इस वर्डिक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। इंडिया ने कहा कोई बात नहीं, हम बड़े भाई हैं, आप जीते इस वर्डिक्ट में, हम अपना थोड़ा एरिया देने के लिए तैयार हैं, आप ले जाइए। जबकि देखो, उसी समय परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का एक वर्डिक्ट आया था फिलीपींस चाइना डिस्प्यूट में, फिलीपींस के पक्ष में और चाइना के अगेंस्ट, लेकिन चाइना ने उसे मानने से इनकार कर दिया था। तो इंडिया की काफ़ी अच्छी गुडविल गई इस वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करने के कारण बांग्लादेश में। इसके अलावा देखो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इशू पर दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ, एक पॉलिटिकल ट्रस्ट पैदा हुआ दोनों देशों की नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के बीच में, और बांग्लादेशी गुड्स के लिए इंडिया की मार्केट भी अब धीरे धीरे ओपन होने लगी। और बांग्लादेश ने भी अपनी विलिंगनेस दिखाई कि वो बांग्लादेश के थ्रू इंडिया के गुड्स को जाने देंगे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में। अगर आप मैप देखोगे तो यहां पर देखिए, यहां से मान लीजिए गुड्स जाने हैं इंडिया के मिजोरम में, तो बांग्लादेश से होके जाने पड़ते हैं। ट्रांजिशन कॉरिडोर बांग्लादेश ने प्रोवाइड करने का काम किया इंडिया को, ताकि इंडिया के गुड्स को ना घूम के ना जाना पड़े। एक सेकेंड रुकिए भैया, ये देखिए, घूम के ना जाना पड़े, सिलिकॉन कॉरिडोर से बांग्लादेश से होके इंडिया के गुड्स जा सके। इसके लिए बांग्लादेश ने अपनी विलिंगनेस दिखाई, रिश्ते और मजबूत हुए। अब देखो, पिछले कुछ सालों में तो रिलेशन से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए हैं। काफ़ी रेल लाइंस को रीओपन कर दिया गया है जो 1965 के वार के बाद से बंद पड़ी थी। ट्रांस बाउंड्री बस सर्विसेज स्टार्ट हुई हैं, वाटरवेज को रिस्टोर किया जा रहा है। तो मतलब ईस्टर्न सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी, आप कह सकते हैं, एक्टिविटीज तेज हुई हैं। धीरे धीरे करते दोनों देशों के बीच में पिछले साल पता कितना ट्रेड हुआ, $16 बिलियन का। अब बांग्लादेश इंडिया के लिए एक टॉप एक्सपोर्ट मार्केट है। बांग्लादेश वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है इकोनॉमी के मामले में। दोनों देशों ने, इंडिया और बांग्लादेश ने, इंटरकनेक्टेड पावर ग्रिड डेवलप किया है। ढाका इंडिया से पावर परचेज कर रहा है, अभी फिलहाल 1200 मेगावाट परचेज करता है, लेकिन एडिशनली 1500 मेगावाट और परचेज करेगा। मतलब देखो, अगर देखो हमारे देश में वेस्ट बंगाल अगर और ज़्यादा इंथुजियाज्म दिखाए ना, अभी ममता बनर्जी थोड़ी कम इंथुजियास्टिक रहती हैं बांग्लादेश के साथ रिश्ते मजबूत करने की दिशा में, लेकिन अगर वेस्ट बंगाल अगर दिखाए ना इंथुजियाज्म, तो बांग्लादेश के साथ रिश्तों को और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। क्योंकि देखो, असम और दूसरे नॉर्थ ईस्ट के राज्य समझ गए हैं कि बांग्लादेश के साथ रिश्ते मजबूत करने से, व्यापार करने से, कनेक्टिविटी इंक्रीज करने से कितना फायदा होता है। अगर वेस्ट बंगाल ने भी ये किया तो फायदा और ज़्यादा होगा। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो ईस्टर्न फ्रंट पर भी यानी बांग्लादेश के साथ रिलेशंस में चैलेंजेस की कमी नहीं है। जैसे माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करना दोनों देशों में, मतलब इंडिया में मुस्लिम्स के राइट्स को और बांग्लादेश में हिंदुओं के राइट्स को। 50 से ज़्यादा रिवर्स के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद, प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट।
वर्ल्ड में जो बॉर्डर है इंडिया और बांग्लादेश का सबसे लेंथीएस्ट बॉर्डर्स में से एक है। इसको मैनेज करना, फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड प्रिवेंटिंग इलीगल माइग्रेशन, काउंटरिंग फोर्सेस ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, बे ऑफ बंगाल में मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करना, डिफेंस कोऑपरेशन को एक्सपेंड करना, इस बंगाल की खाड़ी में और आसपास के रीजन में क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को मिटिगेट करना। चैलेंजेस बहुत हैं, चैलेंजेस, लेकिन देखो जो एड्रेस करने हैं ना, ये एपिसोडिक अफेयर नहीं होना चाहिए। लगातार चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश जो है वो चलती रहनी चाहिए। और ये बात पाकिस्तान को भी सीखनी चाहिए। जिस प्रकार से इंडिया और बांग्लादेश ने अपने रिलेशंस को हैंडल किया है ना, और दोनों देशों को फ़ायदा हुआ है, उसी प्रकार से चैलेंजेस को इंडिया और पाकिस्तान को भी टैकल करना चाहिए। इससे दोनों देशों को फ़ायदा होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है। क्या कंटेक्स्ट है? हाल ही में देखो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर दिया। आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज किया ना, अभी के हालात को देखते हुए किया। जैसे देखो रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई प्रभावित हुई है। इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है। इन्फ्लेशन जब बढ़ती है ना, लोगों के पास में खर्च करने वाली इनकम कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा पैसा तो आपको ज़रूरी वस्तुएं खरीदने में ही लग गया, जैसे आटा है, सब्जियां हैं, तो गैर ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करने के लिए पैसा बचता ही नहीं है। डिमांड प्रभावित होती है, डिमांड प्रभावित होती है तो फिर ग्रोथ रेट कम हो जाती है। इवन देखो चाइना ने ना अभी जीरो कोविड पॉलिसी को अपनाया हुआ है। वैसे तो कोविड-19 को धीरे धीरे अब विभिन्न कंट्रीज़ ने अडोप्ट कर लिया है, वायरस भी कमज़ोर हुआ है और वैक्सीन भी लग चुकी है, लेकिन चाइना अभी भी कोविड-19 को लेकर बहुत सीरियस है। थोड़े से भी केस अगर किसी शहर में सामने आते हैं ना, तो लॉकडाउन लगा देता है। तो इस वजह से, चूंकि चाइना देखो पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है, चाइना के किसी शहर में लॉकडाउन लगता है तो कि कहीं ना कहीं असर पड़ता है गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर, और वही बात इन्फ्लेशन आती है, डिमांड कम होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट प्रभावित होती है। आप यूएसए का एग्जांपल ले लीजिए। यूएसए में 2 क्वार्टर तक लगातार इकोनॉमी जो है वहाँ की श्रिंक हुई है। तो काइंड ऑफ टेक्निकल डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो यूएसए रिसेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। और अगर देखो यूक्रेन और रशिया का वार खत्म भी हो गया, तो जिस प्रकार से ताइवान की सिचुएशन हमने देखी, अगला कोल्ड वार स्टार्ट हो सकता है जल्द ही। एक तरफ यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज, दूसरी तरफ चाइना, रशिया, ये सारे देश, क्योंकि चाइना को पता है कि यूएसए हमें आइसोलेट करना चाहता है। चाइना के पास और कोई चारा नहीं है रशिया के पास जाने के बजाय, और रशिया के पास भी कोई चारा नहीं है। तो कोल्ड वार स्टार्ट होगा तो वर्ल्ड में कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। ये भी इकोनॉमी के लिए एक शुभ संकेत नहीं है। आप आसपास हमारे देख लीजिए, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, हर जगह इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो खराब है। भारत में कहने को इकोनॉमी की सिचुएशन ठीक ठाक है, लेकिन देखो इंडिया में ना डेटा की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सरकार आधा अधूरा डेटा प्रेजेंट करती है और उसी के हिसाब से बोल देती है कि हाँ देखो हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन ये है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इतना बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा नहीं है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज सेक्टर का भी बहुत लिमिटेड डेटा अवेलेबल है। सरकार पिछले ईयर के जो वेरिएबल्स हैं उनका इस्तेमाल करके करंट ईयर का डेटा देने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो डेटा सही नहीं होता। तो मतलब ऐसा ना हो कि सरकार गलत डेटा के आधार पर प्रोजेक्शन देती रहे और ग्राउंड लेवल पर जो सिचुएशन है वो काफ़ी अलग हो। वैसे देखो महामारी के कारण हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन सरकार ने इस बात को एड्रेस करने के लिए कुछ खास स्टेप्स लिए नहीं हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को तो सरकार कंसीडर बहुत कम करती है पॉलिसीज बनाते वक्त। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसको तो जैसे पूरी तरह से इनविजिबलाइज कर दिया गया है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देश के 94% वर्कर काम करते हैं। तो इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करके राइटर लास्ट में ये बोलते हैं, एक तरफ देखो ग्लोबल इंडिकेटर्स काफ़ी खराब परफॉर्म कर रहे हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब होने वाली है, देश में डेटा की कमी है, तो ना सरकार कैसी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएगी, इंप्लीमेंट करेगी, ये देखने वाली बात होगी। सरकार को ना सोच समझ के अपने कदम उठाने चाहिए इकोनॉमिक पॉलिसीज से संबंधित। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडियन इकोनॉमी से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।